नमस्कार साथियों। मेरा आज का वीडियो जो है ये भारतीय संविधान के ऊपर है। और यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो राजस्थान में रीट की लेवल 1 या लेवल 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं इसमें आपको संविधान के बारे में आपके सिलेबस जो रीट में है, वैसे संविधान बहुत बड़ा पार्ट है, ये यूपीएससी में पूछा जाता है, इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी किताबें हैं, उतना सब आपके लेवल का नहीं है। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और आप उसको कैसे आसानी से समझ सकते हैं ताकि आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने यह वीडियो बनाया है। अगर आप इसे 1 या 2 बार देखेंगे तो आपको उसके बाद में रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप आसानी से समझ के चीज़ों को एग्जाम में जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे उसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो आपका समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं। भारतीय संविधान हमारा जब देश 1947 में आज़ाद हुआ तो देश तो हमारा आज़ाद हो गया, लेकिन अब उस देश को चलाना कैसे है, यानी कि देश आज़ाद होने से पहले जब राज्य शासन था तब चीज़ें कैसे काम करती थी। उस समय किसी भी राज्य का जो एक देश है वो एक राज्य पूरा देश ही होता था, देश की तरह ही काम करता था। जैसे महाभारत कालीन का अगर हम एग्जाम्पल लें, जैसे सब जानते हैं, तो उसमें मान लो एक राजा होता था, उसके नीचे थोड़े बहुत मंत्री होते थे और इन मंत्रियों का एक मंत्री होता था प्रधानमंत्री, जैसे विदुर था उस जमाने में। तो उस समय क्या करता था, उस राज्य में कोई भी नियम लेना हो, निर्णय लेना हो या नियम बनाना हो, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर उस राज्य को पांडवों से लड़ाई करनी थी तो लड़ाई करनी है, ये निर्णय आपने खुद देखा होगा कि कोई भी, चाहे वो भीष्म पितामह थे, कोई भी नहीं टाल पाए थे, केवल और केवल धृतराष्ट्र के पास था। यानी कि वो निर्णय लेने का अधिकार राजा के पास था। निर्णय लेने का यानी कि जैसे आप विधायिका कह सकते हैं, यानी कि लेजिस्लेचर जितने भी था, निर्णय लेने का अधिकार वो उस समय राजा के पास था। और उस निर्णयों को उस राज्य में लागू करने का जो काम था वो भी राजा के द्वारा ही किया जाता था। राजा ही उन्हें निर्देश देता था कि ये चीजें ऐसे होगी। उनका जो निर्णय, चीजों को कैसे लागू करना है, उनके जो निर्णय लिए जाते थे वो भी राजा के द्वारा ही लिए जाते थे। अगर उनका कोई उल्लंघन करता था, अगर मान लो राजा ने निर्णय लिया कि हमें पांडवों से लड़ाई करनी है और उस लड़ाई के दौरान क्या क्या चीज तैयारियां करनी है, वो सारे निर्णय भी राजा लेता था। अब अगर कोई व्यक्ति उनका उल्लंघन कर दे, कोई सिपाही या कोई भी व्यक्ति, तो उसको दंड देने का अधिकार, कि उसे क्या दंड देना है, मृत्यु दंड या देश निकाला, वो निर्णय भी राजा के पास था। यानी कि हम कह सकते हैं कि उस राज्य जब राजाओं का शासन था तो उस राज्य के अंदर, उस देश के अंदर नियम भी राजा बनाता था, नियमों को लागू भी राजा करता था और उनके लिए अगर कोई उल्लंघन करे तो दंड भी राजा देता था। यानी कि ये तीनों के तीनों कार्य उस समय राजा करता था। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हम लोगों ने ये पद्धति तो नहीं अपनानी थी, कारण कि यदि इसमें कोई राजा अच्छा हो तब तो बढ़िया है, वो तीनों काम बहुत बढ़िया से कर लेगा। अगर उसके जगह अगर कोई राजा दुर्योधन जैसा निकल जाए तो वो इन तीनों के पट्टा बिठा देगा और कुशासन स्थापित हो जाएगा उस राज्य में। तो इस स्थिति से बचने के लिए, क्योंकि ये फिर क्या प्रोबेबिलिटी की सिचुएशन है कि अच्छा होगा तो ऐसा होगा और नहीं होगा तो काम खराब है, तो इस स्थिति से बचने के लिए हम लोगों ने इस स्थिति को तो अपनाना नहीं था, यानी कि यह सिस्टम तो देश में नहीं अपनाना था। इसके बजाय क्या अपनाना है, तो इसके लिए हमने तब तक 1947 तक पूरे विश्व में और कहीं जो देश, काफी देश आजाद हो चुके थे और उन्होंने लोकतंत्र को अपनाया था, और यह काफी एक तरह से प्रचलित और काफी सही पद्धति थी। तो हमने भी उसे ध्यान में रखते हुए लोकतंत्र को ही अपनाया। ये काफी आजादी होने से पहले आंदोलनों में डिसाइड हो गया था कि हम लोकतंत्र अपनाएंगे, तो हमने लोकतंत्र को अपनाया और उन देशों में देखा कि चीजें कैसे काम कर रही है। अब लोकतंत्र में पूरी की पूरी जनता आके तो काम नहीं करेगी, यानी कि पद्धति तो यही थी, यही सारी चीजें हमने यहाँ लाई है। बट अब जो ये लोग होंगे ये वंशानुगत ना होके हमारे द्वारा चुने हुए लोग वहां पे जाके, और यही जो 3 काम राजा करता था कि नियम बनाना, उन नियमों को लागू करना और न्यायपालिका यानी कि निर्णय न्याय करना, ये तीनों के तीनों कार्य वो लोग करेंगे जिन्हें हम वहां भेजेंगे, ऐसा हमने बनाया। तो ये सारी की सारी चीजें अब ये भी अपने मन से ना करें, ये चीजें कैसे होगी, यानी कि जो लोग वहां जाएंगे वो कौन होंगे, कैसे चुने जाएंगे, वहां जाने के बाद किन किन चीजों को ध्यान में रख के नियम बनाएंगे, अगर वो वहां चले गए तो उन्हें कैसे नियम बनाने हैं, यानी देश को कैसे चलाया जाए, इन तीनों को एक तरह से इंस्ट्रक्शंस टाइप एक किताब लिखी गई हमारे देश के लोगों द्वारा कि ये चीजें देश में ऐसे ऐसे होगी, तो उसी को हम संविधान कहते हैं। तो ये है हमारा इंडियन, जो एक किताब है, जो कोई अलग से संस्था है ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब है जो लिखी गई है, उसमें इन्हीं तीनों चीजों को कि देश में ये चीजें कैसे कैसे कार्य करेगी ये बताया गया है। तो जब ये किताब बनानी थी, अब संविधान जब बनाना था तो ये प्रोसेस काफी पहले से लागू हो गई थी। तो इसको सबसे पहले जो हमारे देश में जिसने इस चीज की मांग की, जिसने ये आइडिया उठाया कि भाई हमारे देश में संविधान होना चाहिए, तो वो बंदा था एम.एन. रॉय। ये कम्युनिस्ट लीडर था उस समय का। कम्युनिस्ट या फिर सोशलिस्ट क्या होते हैं ये आपका अभी मुद्दा नहीं है, ज्यादा इस पर नहीं जाएंगे। तो ये एम.एन. रॉय करके एक बंदा था, इसने सबसे पहले 1934 में ये मांग रखी थी
दी थी अंग्रेजों के सामने कि हमारे देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, एक संविधान बनना चाहिए। ये आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसने सबसे पहले आइडिया पुट किया था संविधान का। 1934 में इसने किया था। इसने 1934 में ये आइडिया लाया और 1940 के अगस्त ऑफर में ये अंग्रेजों के सामने पेश कर दिया गया और अंग्रेजों ने इसे 1943 में फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना दी गई। यानी कि उन लोगों को एक सभा बना दी गई, एक आदमी तो नियम बनाएगा नहीं, तो देश के अलग अलग उस समय जो हमारा देश था अंग्रेजों के आजाद होने के समय, जैसे ये अगर हमारा देश मान के चले तो यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स थे, यानी कि राजाओं का शासन था। यहाँ पे 3 प्रेसिडेंसीज ब्रिटिश की थी, ब्रिटिश इंडिया था। तो अब इन पूरे देश के लिए बनाने हैं तो कुछ लोग यहाँ से लिए गए और कुछ यहाँ से भी बुलाए गए, यानी कि टोटल जो उस समय एक सभा बनी थी जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे, एक सभा बनाई गई। उस सभा में जो टोटल सदस्य थे वो 389 थे। ये चीज आपको रखनी पड़ेगी, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। उस 389 में 296 यहाँ से थे प्रिंसली स्टेट से और 93 जो थे वो हमारे प्रिंसली जो यहाँ के राज्य थे यहाँ से प्रिंसली स्टेट बोलते हैं। ये सब चीजें आपको याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। बस इसमें से जो आपके कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि सबसे पहले आइडिया किसने पुट किया, एम.एन. रॉय ने, और कितने कॉन्स्टिट्यूशन जो पहली संविधान सभा थी उसमें कितने सदस्य थे, तो 390। ये 2 चीजें अभी आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आ सकती है। अब इन्होंने ये सदस्य बनाए, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन का बना, सभी लोग अलग अलग जगहों से आए और उन्होंने इसको कानूनों को बनाया। बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्हीं लोगों को डिवाइड बना दिया कि भाई साहब आप ये काम करोगे। फॉर एग्जांपल के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी, कुछ देश के जैसे आप जो नियम बनाओगे वो राज्यों से संबंधित बनाओगे, आप पूरे सेंटर से, ऐसे अलग अलग उन्होंने कमेटियां, क्योंकि सारे लोग फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो अलग अलग मेंबर्स की कमेटियां बनाई कि आपकी कमेटी का काम है इस पर्टिकुलर टॉपिक्स या इस सब्जेक्ट के ऊपर। अगर आपको राज्यों के ऊपर बनाना है तो ये कमेटी बना दी गई, सेंटर के लिए बनाना तो ये कमेटी, ऐसा अलग अलग कमेटियां बनाई गई। और उन कमेटियों के बाद में पूरी कमेटियों को मिला के, यानी कि अगर मान लो आपको कोई मकान बनाना है तो मकान बनाने के लिए आप क्या करोगे, अलग अलग सीमेंट का कारीगर अलग होगा, ठीक है, पत्थर की चुनाई का अलग होगा, लाइट फिटिंग वाला अलग होगा, आप उस पूरे मकान के लिए अलग अलग कारीगरों को काम सौंप दोगे। लेकिन पूरे मकान का एक कारीगर ऐसा होगा जो इन सभी को गाइड करेगा कि हाँ तुझे ये चीज ऐसे करनी है, उन सबका एक रहेगा जो फाइनली इसको प्रिपेयर करेगा। तो उसी तरह से जो कमेटी बनी थी इसमें अलग अलग कमेटियां बनी और उन सबके आइडियाज को लेके इसको पूर्णतः फाइनली जो खाका तैयार किया था उसे हम बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप। ड्राफ्टिंग मतलब किसी चीज को ड्राफ्ट करना, फाइनलाइज करना। तो वो इस कॉन्स्टिट्यूशन की जो सभा थी हमारी, इसकी ड्राफ्टिंग जो की थी या ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे भीमराव अंबेडकर। उन्होंने ही फाइनली इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इसलिए उन्हें निर्माता भी कहा जाता है, वही कारीगर की तरह इस जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो निर्माण हुआ इसलिए उसे निर्माता कहा जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी के वो अध्यक्ष थे। आर्किटेक्चर यानी कि आर्किटेक्चर का मतलब भी वही होता है, तो वो थे। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ड्राफ्टिंग, बाकी जो कमेटियां थी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके रीट में बाकी कमेटीज पूछने के चांस कम ही है। और वैसे एज ए जनरल आइडिया के लिए बता दूं तो जो सेंटर के लिए कमेटी बनी थी उसमें नेहरू था, सिंपल है, वो प्रधानमंत्री बने थे तो सेंटर को वही संभाल रहे थे। राज्यों के लिए जो बनी थी उसमें आपको पता ही है कि भारत के सभी राज्यों को जो मिलाया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाया था। तो जो राज्यों के अध्यक्ष थे उस कमेटी के वो पटेल थे। तो इसी तरह से, हालांकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको केवल ये याद रखना है भीमराव अंबेडकर इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनलाइज किया था और इसीलिए उनको आर्किटेक्चर भी कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर को ही। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हमारा हुआ, उसका दिन कितना समय लगा इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। अब हमने, इन्होंने खुद से नहीं बनाया सारों ने, हमारे उस समय के खुद के ज्यादा आइडियाज नहीं थे। इसको बनाने के लिए हमने बाकी जितने भी देशों में कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ था, संविधान बना हुआ था, वहां जो नियम कानून बने हुए थे उन सभी को जाके पढ़ा, देखा वहां के कितनी प्रैक्टिकली है कि नहीं है। बाकी अलग अलग देशों से, कई देशों से हमने इसको, इसके अंदर जो है चीजें हैं वो ली है और उन देशों को हमारे देश में कैसे वो लागू हो सकती है, हमारे देश में प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है, उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये बनाया था। तो इसमें जो ये हमने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन, ये फाइनलाइज होने में आपका जो समय लगा था, जो कंप्लीट इसको बनने में, वो 2 साल 11 महीने और 18 दिन, लगभग 3 साल ही हो गया। तो ये आपको डाटा याद रखना है, 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज, यानी इतना समय लगा था इसे बनाने में। और हमने अलग अलग कई देशों से भी लिया था। ये जो मैं चीजें बता रहा हूं आपको कि देशों से लिया था, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ये कैसे आएगा मैं आपको आगे बताऊंगा, जब कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताएं पढ़ेंगे तब हम बताएंगे। तो ये चीज आपको एग्जाम के पॉइंट, जो मैं आपको एग्जाम के हिसाब से बता रहा हूँ वो आपको विशेष गौर से सुननी है। ये तो जो कुछ चीजें डाटाज है फैक्चुअल, वो आपको रटने ही पड़ेंगे। रटने जैसे अगर 2-4 पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। तो लगभग 3 साल, ये 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था इसको बन के तैयार होने में। और ये हमने अलग अलग देशों से लिया था और उन्हें हमारे देश में कैसे लागू किया जाए, हमारे देश की स्थितियों के अनुसार बदल के इसे हमने बना दिया था। और यह बन करके तैयार हो गया था फाइनलाइज 26 नवंबर
1949, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को यह बन करके तैयार हो गया था। हम चाहते तो उस दिन भी लागू कर सकते थे, लेकिन नहीं, हमने इस दिन लागू नहीं किया इसे। हमने इसे लागू किया 26 जनवरी 1950 को। क्यों लागू किया? क्योंकि 26 जनवरी 1900 जब हमारा लाहौर अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था 1930 में, तो उस समय हम लोगों ने पहली बार, जो जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे, पहली बार उस समय हमने यह मांग की थी कि हमारा जो डोमिनेट, जो हमारा जो स्टेट में पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज की हमने उसमें मांग की थी। तो उस दिन की यादगार में हमने इसे थोड़ा बहुत दिल्ली के 2 नवंबर तो चल ही रहा था, तो जनवरी में 26 जनवरी आनी थी पास ही, तो हमने चलो उसी की याद में इस चीज को हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया। ये क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है, ठीक है। इसमें आपको बहुत ज्यादा तो है नहीं, 26 जनवरी वहां था, 26 नवंबर 2 महीने पहले हुआ था 1949 में, वो 50 में, मतलब 2-3 महीने पहले हुआ था, तो यानी कि 26 तो रहेगा ही, 2-3 महीने की बात है, तो ठीक है, 2-3 महीने नवंबर, तो 26 नवंबर को वो बना था और 26 जनवरी को हमने उसे लागू कर दिया कि आज से संविधान रहेगा। इसमें जो आपको याद करने की चीजें हैं, वो अब तक जो मैंने पढ़ाया है, इसमें आपको क्या क्या चीजें याद करनी है। पहली चीज, संविधान का आइडिया किसका था? एम.एन. रॉय, वो एक कम्युनिस्ट लीडर था, ये याद करनी है। संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन। कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। कब लागू हुआ? तो सबको पता है, 26 जनवरी 1950 को। और इसके अंदर कितने, अब जो ये संविधान बना था, जो ये किताब बनी, इसके अंदर जैसे आपके बुक में चैप्टर होते हैं, उसी तरह से इस संविधान के अंदर टोटल जो आप उस समय कितने थे वो आपको याद करने की अभी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं बताऊंगा वो एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में जो आएगा अब कितने हैं, यानी कि इससे कम ही थे, उसके बाद हमने इसमें और ऐड करते रहे। तो अभी जो है वो, क्योंकि वो बताऊंगा फिर ये बताऊंगा, आप दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे और एग्जाम में गलत कर दोगे। तो अब कितने हैं वो मैं वो बताऊंगा। तो जो ये तैयार हुई, इसमें ये जो डेटा है वो अब का बता रहा हूँ, ताकि आपके एग्जाम में जो पूछेंगे अब अभी के हिसाब से पूछेंगे। इसमें 22 चैप्टर थे, आप अपनी बुक के हिसाब से अगर मान लो इसको, इसमें अगर बोले तो इसमें पार्ट थे इसके 22 भाग, 22 अलग अलग हमने टॉपिक वाइज पार्ट बनाए। उनके अंदर जो पॉइंट होते हैं, जैसे आपका कोई चैप्टर है बुक में कि फॉर एग्जांपल के लिए आप अगर संविधान तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, इसके अलावा कोई भी अगर आप लेंगे, जैसे समाज का टॉपिक लेंगे कि सबसे पहले परिवार, फिर परिवार के अंदर आप पहला टॉपिक लेंगे कि खाद्य आपूर्ति की, परिवार में खाद्य आपूर्ति, उसी तरह पॉइंट्स अगर इसमें देखें तो जितने भी टॉपिक्स थे वो अभी हैं। 395 इसमें आर्टिकल है, अनुच्छेद है, ये अलग अलग टॉपिक्स टाइप है, आर्टिकल है। और इसके अंदर 22 भाग और 395 आर्टिकल है। 22 भाग यानी कि चैप्टर ही, इसमें कोई अलग से ऐसा कुछ नहीं है, चैप्टर टाइप ही है, और उसके अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स है वो 395। ये आज का लेटेस्ट डेटा है, इससे पहले कितने तो वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसकी आएगा तो यही आएगा, पहले का कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि आपसे हिस्ट्री नहीं संविधान पूछेंगे। तो इसमें 22 भाग और 395 इसमें आर्टिकल है। अब इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें थी, जैसे मान लो आपने इसमें लिखा कि हमारे राज्य के अंदर भाषाओं को मान्यता प्राप्त होगी, सभी राज्यों की भाषाओं को मान्यता प्राप्त होगी। अब सभी राज्यों के भाषाओं को मान्यता प्राप्त होगी, वो भाषाएं कौन सी होगी, ये क्वेश्चन उठता था। अब वो सारी की सारी भाषाएं, ऐसे कई मुद्दे थे, ऐसी कई चीजें थी जो बहुत लिस्ट वाइज थी। सभी जातियों को जैसे मान लो कि आरक्षण दिया जाएगा, या इन जातियों को आरक्षण दिया जाएगा, वो जातियां कौन सी, अगर वो सारे अगर हम यहाँ लिखते जाते इस किताब में, तो ये किताब बहुत बड़ी वो बन जाती पोथी, जिसे पढ़ना और ले जाना लाना बहुत मुश्किल हो जाता। इसलिए हमने इसमें क्या किया, इस किताब में जो चीजें लिस्टिंग थी, जिनकी लिस्ट थी, जैसे भाषाओं की लिस्ट है, यहाँ लिख दिया कि हमारे देश में उन भाषाओं को जो फलानी लिस्ट में है, लिस्ट नंबर 1 में है, उन्हें ये मान्यता होगी। हमारे देश में उन जातियों को जो लिस्ट नंबर 2 में है, उन्हें ये सुविधाएं प्राप्त होगी। तो लिस्टिंग के लिए हमने अलग ही रख दी चीजें, जहां हमने कहते हैं जो लिस्टें थी उसमें वही चीज, इसके अंदर अलग से कुछ नहीं था, जो इसके अंदर मेंशन्ड लिस्ट थी वो रख दी, यानी कि अनुसूचियां आप कह सकते हो। तो इसके अंदर हमने वो रख दी। तो अभी लेटेस्ट ये जो है ये 12 है। कुल मिला के हमारे जो संविधान है, आपके जो क्वेश्चन इन्हीं तीनों में से घुमा के आएगा। 22 भाग है, 395 आर्टिकल है और 12 अनुसूचियां हैं, या शेड्यूल्स बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो सिंपल है, 22 और 12 मिलते जुलते हैं, 12 + 22 395 आपको रखना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, ठीक है। और आपको इसमें घुमा फिरने के लिए 495 दे देगा, 392 दे देगा, ऐसे लेगा, आपको 395 याद रखना है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं। ये कंफ्यूजन रहता है, आधे लोगों को पता ही नहीं, ये कुछ भी नहीं है, ये केवल और केवल लिस्टें हैं, जिन चीजों को अगर हम यहाँ जोड़ देते तो किताब बहुत बड़ी हो जाती। इसके लिए हमने अलग से लिस्ट बना दी, बस अगर देखनी हो तो यहाँ देख लो, मेंशन इसमें है ही।
कि फलानी भाषाओं को, जैसे भी 22 भाषाएं हमारे देश में, 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, वो 22 भाषाएं देखनी है, भाई साहब यहाँ जाओ, यहाँ इस किताब में अगर 22 भाषा लिख देंगे तो 4 पन्ने भाषाओं में भर जाएंगे। ऐसे अगर हम जातियां लिखेंगे तो फिर ये तो बहुत बड़ी किताब हो जाएगी। बस इसके अलावा ये और कुछ भी नहीं है। तो सिंपल सी चीज है, ये आर्टिकल जैसे हमारा, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बन के तैयार हो गया। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, यह कुछ भी नहीं है, ये तो मैंने बताया कि क्या कितना है और कैसे बना, यह कुछ भी नहीं है, यही चीज जो पहले चलती थी, इसको कैसे करना है वो बनाया गया। अब हम आते हैं इसके ऊपर कि ये चीजें, इसमें जो चीजें कही गई ये तो पहले थी, अब इसने जो चीजों को कैसे कैसे क्या क्या कहा है। तो वही सेम इसी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारे देश में एक कार्यपालिका होगी, एग्जीक्यूटिव, एक न्यायपालिका होगी, जुडिशियरी, और एक लेजिस्लेचर होगा जो कि नियम बनाएंगे। बस केवल इतना फर्क है, ये जो है इसको हमने पूरी तरह से इंडिपेंडेंट कर दिया, यानी ये न्याय, मैं यहां लिख देता हूं। अब यहां कौन लोग होंगे, कैसे होंगे, वो मैं आपको बता देता हूं। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, हमारे यहाँ पे ये जो चीज है, ये एक अलग होगी, ये अलग होगी। पहले में समझते हैं हम विधायिका को, इन दोनों को बाद में समझेंगे कि पहले, सबसे पहले तो कानून बनेंगे तभी तो लागू होंगे, तभी तो निर्णय लिया जाए कौन सा सही कौन सा गलत है। तो सबसे पहले विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर के लिए पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट केवल और केवल जो भवन, एक बिल्डिंग बनी हुई है, इसका नाम है पार्लियामेंट। इसके अंदर बैठते कौन है, यही लोग जो आके यहाँ कानून बनाते हैं, वही लोग बैठते हैं, यही लेजिस्लेचर है। तो ये है पार्लियामेंट, इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर में कंफ्यूजन है ना, पार्लियामेंट केवल उस बिल्डिंग का नाम है जो उसमें आगे लोग बैठते हैं, ठीक है, और यही लोग आगे बैठते हैं जो कानून बनाते हैं। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं कि कौन लोग बैठते हैं, क्या है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के 3 भाग है, जैसे आप हिंदी में संसद कह सकते हैं, संसद, इसके 3 भाग है, ये इंपोर्टेंट है। सबसे जो मेन है वो प्रेसिडेंट, ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा। ये हिंदी में राज्यसभा लोकसभा सेम ही है, प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति मान लो, ठीक है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति संसद का भाग है या नहीं है, यह काफी लोगों को नहीं पता होता है। मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति संसद का भाग है, ठीक है। ये क्वेश्चन आने का काफी चांस है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। राष्ट्रपति भी संसद का भाग है। लोग सोचते हैं संसद के 2 ही भाग है, क्योंकि इसमें 2 ही भवन है ना, राष्ट्रपति का तो अलग से भवन बना दिया है, तो हालांकि इसका भवन अलग से बनाया है, पर ये भाग इसका है। ये इसीलिए डाउट, क्योंकि जो संसद है उसमें 2 भाग है, राज्यसभा और लोकसभा, जिससे लोग कंफ्यूज जाते हैं। तो ये इसका भाग है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो ये होगी संसद, ये संसद बनी है। संसद में जो वहां, मैंने इसमें आपको चौकर बनाया, वैसे वहां गोल है संसद ऐसे, ठीक है, लेकिन मैंने चौकर बना दिया। तो इसमें 2 बिल्डिंग है, एक नीचे की बिल्डिंग, एक ऊपर की बिल्डिंग। नीचे की बिल्डिंग में जो बैठते हैं वो यहाँ पे लोकसभा के लोग बैठते हैं, ऊपर की बिल्डिंग में बैठते हैं वो राज्यसभा के लोग बैठते हैं, ठीक है। नीचे वाली बिल्डिंग को लोकसभा, ऊपर वाली बिल्डिंग को राज्यसभा। अब लोकसभा को उन्होंने क्या किया, नक्शा भी इस तरह से बनेगा नहीं, ठीक है। अब ये मान लो पूरा देश है, अब हमने क्या किया, इस पूरे देश को एक मानते हुए, पूरे देश को हमने एक माना है, पूरे देश को एक मानते हुए अलग अलग पॉपुलेशन वाइज, कोई इसमें ये कंसिडर नहीं किया कि इसमें कितने किलोमीटर वाइज एरिया, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस में डिवाइड कर दिया, ठीक है। जैसे अभी राजस्थान में, जैसे मान लो जो जैसलमेर बाड़मेर के लोग हैं, तो बाड़मेर और जैसलमेर एक कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां से जो एमपी चुन के जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो भी चुन के जाएगा वो एक होगा, दोनों राज्यों, दोनों जिलों का, जैसलमेर और बाड़मेर का। और कहीं एक ही जिले में 2 हो सकती है, ऐसे भी जो बड़े बड़े अगर जिलों की पॉपुलेशन ज्यादा होगी, यूपी में ऐसे कई जिले हैं जिनमें 2-2 होते हैं, तो उसमें एरिया का कोई महत्व नहीं है, वहां महत्व केवल और केवल किसका है, पॉपुलेशन का। तो पॉपुलेशन वाइज हमने इसमें अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन, पूरे देश को एक मानते हुए कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना दी पॉपुलेशन के हिसाब से, और यहाँ इलेक्शंस होते हैं, और इन इलेक्शन से चुनकर ये जो मेंबर हैं लोकसभा के, ये मेंबर जाते हैं यहाँ से चुन के। तो जो लोकसभा के मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है, इसने बताया है 550, अभी 550 है, उस समय जो बताया था वो अलग थे, क्योंकि वहां एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करते थे, वो मिट गया, आपके एग्जाम का भी नहीं है। अभी ये क्वेश्चन अगर आएगा तो 550 है, अभी जो लोकसभा के मेंबर है वो 550 है, वो पूरे देश में से जो मैंने बताया हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बनी, और यहां से चुन के इसमें आके बैठ गए, किस लिए, कानून बनाने के लिए।
यहाँ से, ये अभी हम लोकसभा को पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से जो राज्यसभा है इसमें भी जो जैसे ये गए हैं उसमें भी कोई अलग से एरिया वेरिया का कोई डिफाइन नहीं है, इसमें भी पूरे देश से पॉपुलेशन के हिसाब से ही इसमें भी जो मेंबर अभी जो इसके मेंबर है वो 250 टू 50, ठीक है। अब इसमें अगर आप डिवाइजन अगर करना चाहो तो 230 है वो स्टेट से हैं प्लस 20 यूनियन टेरिटरी 238 यहाँ से, सॉरी 238 प्लस 12 नॉमिनेटिंग, सॉरी 238 प्लस 12 नॉमिनेटिंग है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है। इसके जो 250 मेंबर हैं राज्यसभा के, इसमें 238 तो यहाँ से आते हैं इन राज्यों से चुन के, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो बाद में बात करेंगे, यानी कि चुन के आते हैं, यहाँ से चुन के आते हैं 238 प्लस 12 को राष्ट्रपति अपने नॉमिनेट, राष्ट्रपति इसका इसीलिए भाग है, देखो राष्ट्रपति का इसमें पूरा रोल है, जो इसके मेंबर 250 आ रहे हैं उसमें से 12 को तो राष्ट्रपति ही बोलता है कि ये जो मैं बोलूंगा ये 12 सदस्य होंगे इसके, तो 238 चुन के आए, 12 राष्ट्रपति ने भेजे, 250 टोटल हो गए। वो 12 राष्ट्रपति किसको भेजेगा या किस क्षेत्र में भेजेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। वो 4 है, आर्ट यानी कला, साइंस, लिटरेचर और सोशल सर्विस। अब लिख लो, मैंने ऐसे इंग्लिश में आपको लिख दिया, कला यानी कि आर्ट, यानी कि कोई आर्टिशियन हो, कोई अच्छी आर्ट करता हो, और साइंस विज्ञान का जिसको अच्छा ज्ञान हो विज्ञान के क्षेत्र में, लिटरेचर साहित्य में जिसको अच्छा ज्ञान हो, और सोशल सर्विस जिसने समाज सेवा में कुछ अच्छा योगदान दिया। तो इन लोगों को यहाँ भेजता है कि चलो अगर इन क्षेत्रों में कुछ भी काम होगा तो ये भी इनका रिप्रेजेंटेटिव भी यहाँ जाएगा। तो ये 12 जो है ये राष्ट्रपति मनोनीत करता है, इन 4 क्षेत्रों से करता है, इंपॉर्टेंट याद रखना। 238 प्लस 12 250, ये तो फिगर तो बहुत सिंपल है कि 550 ये लगभग इसका आ रहा है 250, और 250 में से 12 जो है राष्ट्रपति करता है वो किसमें करता है, राज्यसभा में करता है, ठीक है। लोकसभा में नहीं करता है राष्ट्रपति किसी को भी नॉमिनेट। 550 है अभी जो हाल, ये तो अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इतने होने चाहिए, लेकिन अभी है कितने प्रेजेंटली, तो इसमें है 445, इसमें है 200 243, इसमें है 245। ये इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा या रखना पड़ेगा। मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा कि ये नॉर्मल सी जानकारी है, ज्यादातर लोगों को पता ही होता है। जैसे कि हाँ, अब इसमें हमारे जो राजस्थान है उसमें जो इसमें जो जाते हैं लोकसभा में राज्यसभा में चुन के जाएंगे एमपी और एमएलए, तो उसकी अगर संख्या देखें तो राजस्थान के हिसाब से इसमें 200 है और इसमें 25 है, ठीक है। नहीं 200 तो मैंने शायद गलत बता दिया, ये 200 राजस्थान में ना एमएलए है, ठीक है। ये इसमें 25 जाते हैं राजस्थान के, राज्यसभा में चुन के जो जाते हैं वो 25 मेंबर होंगे, शायद 200 ही होंगे, एक बार चेक करेंगे क्योंकि राजस्थान का जीके उतना मुझे आता नहीं, मैंने पढ़ा भी नहीं है, तो ये एक बार चेक कर लेना क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको अगर पढ़ना पड़ेगा राजस्थान का जो भी जीके है उसके प्रोस्पेक्टस से ये दोनों डेटा आप चेक कर लेना। आई एम नॉट श्योर क्योंकि मैं अभी राजस्थान की कोई प्रिपरेशन कर नहीं रहा हूँ। तो ये अब हम बात कर रहे थे इन दोनों सदनों की। क्वेश्चन सबसे पहला जो इसमें बनेगा, ये सारा तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, क्वेश्चन जो इसमें से बनेगा वो यही बनेगा कि इनके इन दोनों जो सदन है इनमें कितने सदस्य हैं, ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं कि इनके जो सदस्य हैं ये आपको याद करना है 250, ये याद करना है 550, यही आने के ज्यादा चांस है। प्रेजेंटली कितने वो आने का कम चांस है, 250 और 550। सिंपल सा डाटा आराम से याद कर लोगे। इसमें जरूर याद करना कि 238 प्लस 12 जो 12 राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। अब इनके अंदर जो सदस्य जाएंगे वो या ये दोनों सदन बनाए गए हैं क्यों, ये तो जो बने हैं ये पूरे देश को एक मान के कानून को बनाएंगे। ये जो सदन बनाया गया है इसका टारगेट क्या है कि हमारा देश अलग अलग राज्यों में बटा है, तो राज्यों में बंटने से उन राज्यों को नजरअंदाज ना किया जाए, उनका रिप्रेजेंटेटिव भी रखा जाए। ऐसा नहीं है कि हम राज्यों को नजरअंदाज करके केवल एक देश को मान के सारा का सारा अगर कानून बनाएंगे, राज्यों के हितों को ध्यान में ही नहीं रखेंगे तो फिर राज्यों के लिए गलत हो जाएगा। तो इनके हितों की रक्षा के लिए ये सदन बनाया गया था और ये जो लोग आ रहे हैं ये राज्यों के हितों को ध्यान में रखने के लिए वहां बैठे हुए हैं और अलग अलग राज्यों से आते हैं। उनके राज्यों के पर्टिकुलर फिक्स है कि इस राज्य से इतने ऐसे आएंगे, तो उसी हिसाब से ये राज्यों के हिसाब से पॉपुलेशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड और आते हैं। अब जो मैं आपको पहले ही बताया था, ये जो बिल्डिंग बनी है इसमें ये 2 मंजिल की बिल्डिंग है, पहले वाली मंजिल ये ऊपर की मंजिल, ठीक है। इनके जो नाम है वो आपके एग्जाम में आने के चांसेस बनते हैं कि कौन से सदन को क्या कहा जाता है। जैसे नीचे वाला सदन है, मैंने खुद बोल दिया नीचे वाला सदन है तो निचला सदन, क्योंकि ये बिल्डिंग में निचली साइड है, इंग्लिश में लोअर हाउस, हिंदी में निचला सदन होगा। यह बिल्डिंग में ऊपर की साइड है, यानी कि अपर हाउस या
ऊंचला सदन होगा, ऊंचे का सदन, वैसा ही कुछ होगा आपके हिंदी में। तो ये लोअर हाउस हो गया, ये अपर हाउस हो गया। ये फर्स्ट हाउस होगा, फर्स्ट चैम्बर, यानी कि हम जाएंगे तो पहले नीचे की मंजिल आएगी, तो ये फर्स्ट चैम्बर, उसके बाद ही दूसरी की आएगी, तो ये सेकंड चैम्बर। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा और आप कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। दिमाग में इस बिल्डिंग को लाना, बिल्डिंग में पहले नीचे लोकसभा है, उसके बाद में ऊपर राज्यसभा है। यहाँ पे जो लोग आए हैं इनको डायरेक्ट हमने चुना है, हमारे पसंदीदा लोग हैं ये, हमारे फेवरेट लोग हैं ये, पीपल्स ऑफ हाउस भी इसे कहते हैं, इसीलिए ये नीचे बैठते हैं। बोला ऊपर यार छत भी गर्म नहीं होगी, ना गर्मी ना सर्दी, ठंडा एकदम बढ़िया, आने जाने में घुटनों में प्रॉब्लम होगी तो भी सीधे चले जाएंगे, इस हिसाब से इन्होंने। और ज्यादा पावरफुल भी ये है, आपको पता ही है, प्रधानमंत्री भी यहीं बैठता है, तो ये इन्होंने अपने निचले सदन पे डेरा जमा रखा है, तो इसीलिए इसको निचला सदन, फर्स्ट चैम्बर, पॉपुलर हाउस यानी कि ये फेमस है, पीपल्स हाउस लोगों का सदन, ये सारे नाम इसको कहते हैं। अपने दिमाग में यही इमेज रखना, और एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो बस अगर आपको इसका पता हो तो ये इसका ऑपोजिट है, अगर ये निचला है तो ये लोअर है, तो ये अपर है, ये फर्स्ट है तो ये सेकंड है, ये पीपल्स है तो ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, यानी कि स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। ये इसके नाम पे क्वेश्चन आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, और बहुत इजी भी है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। तो ये इसके नाम से लेकर क्वेश्चन आएंगे, इसके नंबर्स को लेकर क्वेश्चन आएंगे कि कितने मेंबर्स हैं, राष्ट्रपति कितनों को मनोनीत करता है, तो 12, ठीक है। कैसे याद रखना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में 12 पार्ट है, 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ठीक है। ये दोनों चीजें 12 जो है आपके लिए बार बार आ रहा है 12, तो इसको याद रखना है। 4 जो कौन से हैं ये उतना डीप तो नहीं, लेकिन आ सकता है, याद कर लो, बहुत अच्छा भी है, बहुत सिंपल भी है कि हम अगर 12वीं 10वीं पास करते हैं तो कौन कौन सब्जेक्ट लेते हैं, या तो आर्ट्स लेते हैं, या तो साइंस लेते हैं, या कोई लिटरेचर लेते हैं कि मुझे ये फलाना देखो 3 सब्जेक्ट बहुत ईजी आ गए, लिटरेचर और सोशल सर्विस तो हम करते ही। तो इस हिसाब से भी आप वो अपने तो बंदे लगा के आपको याद करने कैसे करना है। 12वीं पास किया नहीं, 12 मनोनीत की, क्या 12वीं तक के लिए जो लेते हैं, सॉरी 10वीं के लिए, 12वीं के लिए कौन सा सब्जेक्ट लेते हैं, तो ये लेते हैं आर्ट साइंस लिटरेचर और सोशल साइंस। 10वीं के पास लेते हैं 12वीं के लिए ये सब्जेक्ट, तो इस हिसाब से भी आप याद कर सकते हो, एज यू विश, वो आपको अपने हिसाब से करनी है। अब हमारा ये जो ये पार्लियामेंट थी, इसके अंदर जो सदन थे, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ये सदस्य रहेंगे, इतने मनोनीत रहेंगे, और इनकी क्वालिफिकेशंस क्या होगी, ये इंपॉर्टेंट है कि इन ये जो सदस्य हैं, इन सदस्यों की क्या क्या क्वालिफिकेशंस रहेगी। तो मैं यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ, टेबल के हिसाब से हम पढ़ेंगे। ये है लोकसभा, ये है राज्यसभा। पहली चीज मेंबर दोनों को याद रखना है, ये हमारा है बड़ा रहेगा तो सीधी सी बात है 550 इसके रहेंगे, इसका लगभग से आधा 250। दूसरी चीज इसमें ये जरूर लिखना 238 प्लस 12 भाग है कॉन्स्टिट्यूशन में, और 12 इसमें रहेंगे, और कौन से जो 12वीं के लिए सब्जेक्ट होते हैं वो 4 मतलब सब्जेक्ट, लिटरेचर हो गया, सोशल सर्विस, आर्ट्स, साइंस, ठीक है। दूसरी चीज इसके जो नाम है वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप खुद समझ रहे हैं, बिल्डिंग है नीचे वाली है इसलिए नीचे लोअर हाउस, वो ऊपर है इसलिए अपर हाउस, फर्स्ट पहले वो आएगी फर्स्ट चैम्बर, उसके बाद दूसरा, हमारे द्वारा चुने हुए लोग नीचे रहते हैं, तो पीपल्स ऊपर, स्टेट्स को ऊपर, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, वो सारे बहुत इजी, आप नाम से ही में पहचानेंगे, वो मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। तीसरी चीज इसके जो सदस्य रहेंगे, इसके सदस्य जो ये 550 में, इनकी वो लिख रहा हूँ क्वालिफिकेशन, इसके लिए जो एज है वो एज रहेगी स्पेशली इसके लिए 25 ईयर, इसके लिए 30 ईयर। अब आप ये याद रखना कि पहले हम जा रहे हैं वो निचली बिल्डिंग में नीचे है और वो ऊपर है, यानी कि जो नीचे वाला रहेगा उसकी सारी चीजें कम रहेगी, उसके ऊपर लोकसभा है उसकी जो चीजें वो थोड़ी ज्यादा रहेगी। ऑप्शन जो आपको देगा वो इन्हीं दोनों में से देगा और आप कंफ्यूज भी रहोगे। अब आप अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि लोकसभा के सदस्य की उम्र कितनी होनी चाहिए, ऑब्वियसली बात है आपको 32 तो लिखोगे नहीं, 15 तो लिखोगे नहीं, आपको यही कंफ्यूज रहेगा यार 30 है कि 25 है, कंफ्यूजन तो यही रहेगा, या तो 30 थी या 25 थी। सिंपल सी बात है, पहले नीचे गए फिर ऊपर गए, तो पहले जो नीचे वाला है उसकी सारी चीजें कम होगी, ऊपर वाला है उसकी सारी चीजें ज्यादा होगी। इन दोनों में ज्यादा कौन सी है, ये, कम कौन सी है, ये कम है, नीचे है, नीचे साल सदस्य ये था तो इसकी 25 ईयर, ये ऊपर है ज्यादा है, इसकी रहेगी 30 साल। ये होगी उम्र का आपका कंफ्यूजन क्लियर। तीसरी चीज टर्म कितने साल के लिए रहता है, तो सिंपल सी चीज है, ये है 5 साल, ये रहेगा 6 साल, ठीक है, कम है ये ज्यादा। दूसरी चीज मोस्ट इंपोर्टेंट, ये डिसॉल्व होती है, ये डिसॉल्व नहीं होती, ये परमानेंट बॉडी है। परमानेंट बॉडी क्यों है, क्योंकि जैसे ही मतलब इसके मेंबर जो है वो एक साथ नहीं आते हैं, कुछ मेंबर आए 6 साल हुआ रिटायर हो गए, फिर वो रिटायर उनकी जगह दूसरे आए,
उनके कुछ और टाइम में, मतलब ऐसा है, तो उनका जो टाइम वो एक जगह फिक्स नहीं होता। जैसे 100 मेंबर का आज हुआ है 6 साल, अगले 50 मेंबर का 2 साल बाद हो रहा है, फिर अगले 50 मेंबर का, ऐसे रहता है इसमें। तो ये क्या है कि आते रहते हैं जाते रहते हैं, मतलब ये परमानेंट बॉडी है, ये आपको याद रखना है। इसीलिए इसका वो 6 साल रखा गया। 1/3 मेंबर एवरी 2 ईयर में रिटायर होते हैं, हर दूसरे साल 1/3, 33% लोग हर दूसरे साल रिटायर होते हैं। इंपोर्टेंट याद रखने की चीज क्या है, 25 साल उम्र, इसकी 30 साल, ये 5 साल, इसका 6 साल, ये डिसॉल्व होती, परमानेंट नहीं है, ये परमानेंट है। 1/3 मेंबर एवरी 2 ईयर रिटायर होते हैं, ये आपको इसमें याद रखनी है। इसके अलावा ये जो मैंने चीजें बताई बहुत सामान्य और चीजें थी, इसके अलावा पार्लियामेंट से संबंधित, इसके क्वालिफिकेशन से संबंधित आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें कौन लोग आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, कैसे बिल बन रहे हैं, ठीक है। जनरली मैं आपको आपके नॉलेज के लिए बता दूं, ये दोनों इसीलिए बने कि जैसे कोई नियम बनाना है, फॉर एग्जांपल के लिए अभी रिसेंटली जो नियम बना था जीएसटी वाला, तो जीएसटी में ये प्रावधान होंगे, ये मान लो कोई भी इनमें से कोई भी नियम बनाने के लिए शुरुआत कर सकता है। इसने शुरुआत की या इसने, जो भी नियम बनाना है, जैसे इसने करना है, तो इसने मान लो नियम का चिट्ठा बनाया और यहाँ से मेजोरिटी वोटिंग होगी, वोटिंग में भी अलग अलग रहता है। जैसे मान लो इसके 550 मेंबर है, आधों ने इसको पास कर दिया, इसमें जाएगा, फिर इसने आधों से पास कर दिया, फिर ये बिल जाएगा राष्ट्रपति के पास। इसीलिए राष्ट्रपति संसद का भाग है, क्योंकि ये बिल अभी बना नहीं है, इन दोनों के अप्रूवल से बना नहीं है, बनाएगा कौन, राष्ट्रपति। मैं क्यों कह रहा था हम यही पद्धति वापस लाएं, फाइनली हमने इस राजा को उठा के रख दिया राष्ट्रपति की जगह। इस ये जो बंदे थे ना मेंबर, इन्हीं को उठा के रख दिया लोकसभा राज्यसभा में। अब लेकिन फर्क क्या है, वो सारे निर्णय ये लेता था, अब क्या फर्क है, यही नियम कानूनों को बनाएंगे। अगर इन्होंने मेजोरिटी से पास कर दिया, इस बंदे के पास कोई राइट नहीं है कि मैं इसको कैंसिल कर दूं। अगर उन्होंने किया तो भैया करना ही है, सिर्फ ठप्पा लगाना है इसका, राजा का। यानी कि जो ये राजा था ये सिर्फ ठप्पा बन के रह गया। नियम ये बना रहे हैं, कानून ये बना रहे हैं, पास ये कर रहे हैं, राजा के पास जा रहा है, राजा उसको ठप्पा लगा के अप्रूव कर देगा और वो नियम बन जाएगा। केवल यही फर्क आया, इसीलिए ये राष्ट्रपति पार्लियामेंट का भाग है। तो मैं आपको शुरू में बताया था कि पार्लियामेंट के 3 भाग है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। चलिए लोग सोचेंगे लोकसभा राज्यसभा 2 ही है, तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि अभी आपको लोकसभा राज्यसभा का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि इसमें लोग किनकी क्या क्वालिफिकेशंस है, कैसे इनको क्या हाउस सब बोलते हैं, वो सारी चीजें जो आपके एग्जाम के हिसाब से वो समझ में आ गई होगी। हाँ, एक और चीज इसमें मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि ये जो दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, इनका एक अध्यक्ष भी होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्पीकर। हिंदी मीडियम, एक्चुअली मेरा मीडियम इंग्लिश है, तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो जो मैं टर्म्स लिख पा रहा हूँ उनका आप ट्रांसलेट खुद ही कर लेना, क्योंकि मुझे इतना आती नहीं है टर्म्स। तो अपने हिसाब से जो आपकी बुक्स होगी उसमें लिखी होगी, बस आप जो जो मैंने बताया वो टर्म्स उसको देख लेना। अध्यक्ष ही होगा इसका, लोकसभा अध्यक्ष होगा 101% यही होगा, और इसका राज्यसभा अध्यक्ष होगा। तो इसमें जैसे जो इसमें बोलते हैं वो चेयरमैन ऑफ, इसको बोलते हैं स्पीकर, इसको बोलते हैं चेयरमैन। इसका जो अध्यक्ष रहेगा, इन जो सदस्य 550 के अपना अध्यक्ष बना देते हैं, ये जो अध्यक्ष इन्हीं में से चुन के बनेगा। लेकिन जो इसका अध्यक्ष रहेगा ना, वो इनमें से चुनने की जरूरत नहीं है, जो उपराष्ट्रपति होगा ना वो इनका अध्यक्ष होगा, ऑटोमेटिकली प्री डिसाइडेड है। उपराष्ट्रपति, अगर हम राष्ट्रपति भी पढ़ेंगे ना तो वो उसका उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति में आपके एग्जाम के हिसाब से केवल और केवल एक ही क्वेश्चन बनता है कि उसकी एक ही पावर है। वास्तविकता में अगर देखा जाए तो उपराष्ट्रपति के पास में केवल 2 ही चीजें हैं, या तो ये इसका ऑटोमेटिकली सदस्य होता है, और दूसरा राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति के पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए बेचारे को बना दिया कि उसको कोई शक्तियां तो दी नहीं, सारी शक्तियां तो बेचारे राष्ट्रपति के पास भी नहीं है, वो तो प्रधानमंत्री के पास है। सारी मेन जो रियल पावर है वो तो प्रधानमंत्री है। यहाँ तो यहाँ बैठा है, इन मेंबर्स में इन्हीं का एक मेंबर है प्रधानमंत्री, लोकसभा में से ही एक मेंबर है जो ये वाले हैं, ठीक है। इनका इन मंत्रियों का मंत्री है, इसलिए प्रधानमंत्री। पावर तो ओरिजिनल उसी के पास है, नहीं तो ये तो केवल ठप्पा ही राष्ट्रपति, लेकिन फिर भी नाम का भी ठप्पा तो है ना, मोहर तो उसकी चलती है। लेकिन उपराष्ट्रपति को वो भी नहीं दिया, तो यार क्या दें उसको। एक काम करो, ये जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है ना, इसकी भी कोई बहुत ज्यादा वैल्यू होती नहीं है, बोला इसका अध्यक्ष बना दो, कम से कम वो भी खुश रहेगा, चेयर तो मिल जाएगी। बोलते ना क्या, चेयर को ढूंढने कहीं ना कहीं कुर्सी तो मिल जाए, तो ठीक है उस पर कुर्सी दे दी, राज्यसभा में जाके बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ तो सारे पावरफुल लोग हैं, सारे मंत्री हैं, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति के भाई ये 2 ही सवाल बनते हैं, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है, उपराष्ट्रपति को। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, उपराष्ट्रपति। इसके ऊपर 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये जरूर 2 चीजें याद रख लेना कि लोकसभा का अध्यक्ष ये ऑटोमेटिकली होता है और उसको चुनने की कोई प्रक्रिया है नहीं, ये जो है चुन के आता है, लोकसभा में से चुन के आता है। जनरली जो पार्टी मेजोरिटी से वोट जीतती है वही, उसी के मेंबर यहाँ ज्यादा होते हैं, उसी का प्रधानमंत्री बनता है, उसी का स्पीकर बनता है। क्योंकि जो ज्यादा पार्टी जीत के आएगी वो रही, सिंपल सी चीज। 550 मेंबर मान लो बीजेपी ज्यादा जीत के आ रही है, तो सीधी सी बात है उसी का प्रधानमंत्री वही प्रधानमंत्री बनाएगी, वही स्पीकर बनाएगी। तो ये था आपके संसद के बारे में सारी एक डिटेल इन्फॉर्मेशन।
अब हम इसमें थोड़ा राष्ट्रपति का और बढ़ेंगे। राष्ट्रपति के साथ साथ हम लोग गवर्नर को भी कवर कर लेंगे, क्योंकि गवर्नर आपके लिए स्टेट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो अब जो तीसरे भाग था, मतलब कुल मिला के पार्लियामेंट ही पढ़ रहे हैं। पार्लियामेंट का पहला भाग राज्यसभा, लोकसभा और हमारे गवर्नर में बिल कैसे बनते हैं, कौन अप्रूव करता है, कितना, तो वो सब चीजें आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, आपके इसमें एग्जाम है उन सब बुक्स में दिया हुआ है। लेकिन मैं उसमें जो इंपॉर्टेंट 2-3 चीजें मैं आपको बता दूंगा कि कौन से बिल की क्या खासियत है, वो मैं आपको बता दूंगा, बाकी इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं। तो ये हम पढ़ते हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट, और यहाँ हम पढ़ेंगे गवर्नर। ठीक है, पहली चीज वही सेम राज्यसभा के मेंबर की तरह हम शुरुआत से लेंगे कि एज की बात। तो इनमें क्या ना, मैक्सिमम चीजें सेम है, जो राष्ट्रपति की है वही गवर्नर की। तो पहली चीज तो इसमें एज भाई, अगर आप अब आप फिर कंफ्यूज होंगे कि यार लोकसभा में कितनी थी, राज्यसभा में कितनी थी, तो उसके लिए भी ट्रिक है, सिंपल है। सबसे नीचे वाला जो रूम है उसमें लोकसभा, उसके ऊपर राज्यसभा, और राष्ट्रपति उसको सारे को पूरा बंगला ही अलग से दिया हुआ है। राष्ट्रपति को तो बंगला ही अलग से दिया है, पूरा एकदम राष्ट्रपति भवन बना के दिया। तो यार ये तो छोटे मोटे कमरों में रहे, तो पूरा अलग है, और भी अलग। तो सीधा यहाँ चले जाएगी, निचले वाले 25, राज्यसभा ऊपर है 30, इसको बनना लग गया 35, 5 डिफरेंस। कंफ्यूज नहीं होना कि 35 किसकी थी, 30 किसकी थी, 25 किसकी थी। और ये जो ऑप्शन देगा वो लोकसभा के सदस्यों की उम्र कितनी होनी चाहिए या एज क्या है लिमिट, तो ये 3 ऑप्शन तो यही मिलेगा। तो सिंपल सी चीज है, ये ट्रिक याद रखना। और नीचे वाली बिल्डिंग में लोकसभा 25, नीचे वाली बिल्डिंग में क्यों है लोकसभा, क्योंकि नीचे ठंडा रहता है, छत तो गर्म नहीं होती है। हमारा जरा चुने भी लोग पावरफुल हो गए प्रधानमंत्री में से, इसलिए वो नीचे वाले कमरे में रहते हैं। 25 राज्यसभा, 30 राष्ट्रपति, 35। तो इसकी एवरेज 35, गवर्नर भी इसकी भी 35। ज्यादातर चीजें कॉपी पेस्ट है। जो अभी जो मैंने आपको खाका बताया था एक देश का, वही खाका कॉपी करके स्टेट्स में, राज्यों में ले जाया गया है। तो वही सेम चीजें, वही जो वहाँ की जो विधायिका है, हमारी संसद है, वहाँ की विधायिका जो हमारे एमएलए वगैरह जाते हैं वही बैठते हैं। तो जैसे यहाँ ठप्पे वाली जो राज्य वाली शक्ति यहाँ राष्ट्रपति की है, वो गवर्नर की, तो उम्र दोनों की सेम है। तो कोई डाउट ही नहीं। अगर गवर्नर की उम्र पूछे तो यहीं से याद कर लेना, यही वाली ट्रिक से कि हाँ राष्ट्रपति की तो गवर्नर कितनी होगी। ठीक है, दूसरी चीज इसमें आता है गवर्नर को, प्रेसिडेंट जो है इसको अपॉइंट तो प्रेसिडेंट को कोई करेगा नहीं, क्योंकि हमारे देश का पहला सदस्य है, देश का पहला सदस्य, फर्स्ट सिटीजन। अभी जब पहला सदस्य ही है तो इसे अपॉइंट कौन करेगा, अपॉइंट करने की तो बात ही खत्म है, क्योंकि फिर ये तो चुन के आएगा। राष्ट्रपति को डायरेक्ट चुन के आता है, प्रधानमंत्री को भी अपॉइंट किया जाता है जबकि वो चुन के आता है, लेकिन राष्ट्रपति को अपॉइंट किया जाता है, अब सॉरी अपॉइंट नहीं किया जाता, क्योंकि ये डायरेक्ट चुन के आता है। पहला सदस्य, तो पहले सदस्य को कौन करेगा, सदस्य ही पहला हुआ, इसी तरह याद रखना। तो ये फर्स्ट सिटीजन है, तो इसे तो अपॉइंट करेगा नहीं। गवर्नर को जो है राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। राज्यों में जो क्या है, गवर्नर क्यों बनाया गया आपको बता दूं। जितने भी जैसे देश में राज्य है, उन राज्यों में भी जैसी यहाँ सरकार थी वैसी सरकार बनाई गई, लेकिन वो सरकार कहीं अपनी मनमानी ना कर ले। उनके पास पुलिस है, जो राज्यों की सरकार है उनके पास पुलिस पे कमांड है, उनके पास हथियार सब कुछ है। तो राज्यों में राज्य कहीं कल को ऐसा ना हो जाए कि अपनी पुलिस के दम पे अपने आप को अलग से घोषित कर दे, और पुलिस के दम पे कुछ भी आंदोलन वगैरह, जो भी मतलब देश के अगर मान लो कहना ना माने, देश के हिसाब से, सेंटर के हिसाब से ना चले, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ना चले, तो उन चीजों को तो वहां पे सेंटर ने अपना एक एजेंट भेज दिया, अपना एक आदमी भेज दिया, तू एक काम कर, तू राज्य में जा, सभी राज्यों में एक, कौन भेज रहा है, राष्ट्रपति, सभी राज्यों में एक भेज दिया कि तू जा और वहां क्या क्या चल रहा है, और जो भी होगा तेरे पूछने के बाद ही होगा। ठीक है, जैसे यहाँ देश में जो होगा राष्ट्रपति के मोहर के बाद होगा, वहां राज्यों में जो होगा गवर्नर की मोहर के बाद होगा। तो काम तो सारा वहां सेम चीज वही मंत्री करते हैं, मुख्यमंत्री और उनके नीचे मंत्रिमंडल, लेकिन ठप्पा गवर्नर का लगता है। गवर्नर को किसने भेजा है, राष्ट्रपति ने। क्यों भेजा है, कि राज्य सही से काम करें, कोई ऐसे ज्यादा बकवासबाजी करें, देश के खिलाफ कुछ करें तो हमें बता देना। तो राष्ट्रपति जो गवर्नर है किसका एजेंट है, राष्ट्रपति का। क्या है, एजेंट। तो गवर्नर की कोई वोटिंग आपने भी नहीं सुनी होगी, कोई वोटर कुछ नहीं होता, प्रेसिडेंट जिसे चाहे डायरेक्ट दे सकता है कि जाइए और राज्य में ध्यान रखिए कौन क्या कर रहा है और मुझे बताइए, इन्फॉर्मेशन दीजिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट सिटीजन है, इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, और जब अपॉइंट इसे प्रेसिडेंट कर रहा है तो सिंपल सी बात है, इसे हटाए रखो प्रेसिडेंट। तो इसे अपॉइंट भी प्रेसिडेंट करता है, रिमूव भी प्रेसिडेंट करता है। ये कंफ्यूजन के लिए आपके लिए पूछा जाएगा कि गवर्नर को कौन हटाता है, तो ऑप्शन इसमें दिया जाएगा हाईकोर्ट का न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट नहीं। इन दोनों को जो शपथ दिलाई जाती है, ओथ,
इन्हें शपथ, ये क्वेश्चन है जो चीजें मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ वो वही चीजें हैं जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है, इसलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। अब इन्हें जो शपथ दिलाएगा, कौन दिलाएगा, क्योंकि पहला सिटीजन है। तो इसके बाद अगर आप हमारे देश के हायरार्की देखें ना कि कौन पोर्टफोलियो या प्रोटोकॉल्स आप बोले, तो सबसे पहले तो राष्ट्रपति ही, राष्ट्रपति के बाद जो आता है वो हमारा आता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई, जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो राष्ट्रपति के बाद दूसरे नंबर, प्रधानमंत्री नहीं आता है, दूसरे नंबर पे वो आता है। तो भाई जब पहला सिटीजन ये है तो इसको शपथ सीधी सी बात है वही दिलाएगा जो दूसरे नंबर पे आता है, तो इसको जो शपथ दिलाएगा वो सीजेआई। सेम चीज यहाँ पे जब इसे सीजीआई दिला रहा है तो भैया यहाँ पे भी हाईकोर्ट बने हुए, यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, यहाँ उच्च न्यायालय है, तो यहाँ हमारे राज्यों में जो 25 हाईकोर्ट्स हैं, तो इसको जो शपथ दिलाएगा वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। ये कंफ्यूजिंग है, इसको ध्यान रखना। गवर्नर को नियुक्त और हटाने का काम प्रेसिडेंट का है, लेकिन उसे शपथ हाई कोर्ट का न्यायाधीश दिलाता है। लाइकवाइज प्रेसिडेंट को शपथ सीजीआई दिलाता है। इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये चीज बता दी। ये क्वेश्चंस आते हैं इनको, इनके रिलेटेड इनको लेकर के। अब तीसरी चीज, प्रेसिडेंट इस्तीफा कैसे देता है, जो आपको पहले ही बताया था। राष्ट्रपति की दो ही ताकतें बेचारे, एक तो राज्यसभा का अध्यक्ष बना रहता है और दूसरा प्रेसिडेंट उसको इस्तीफा देता है कि यार मैं जा रहा हूँ, और वो खुश हो जाता है कि हाँ तू जा तो मैं बन जाऊँ, क्योंकि जब राष्ट्रपति जाएगा तो राष्ट्रपति बनेगा, तो उसके लिए तो खुशखबरी है, चाहे इसके लिए दुखखबरी हो। तो राष्ट्रपति इस्तीफा देता है वाइस प्रेसिडेंट को, और ये सीधी सी बात इसी को देगा। इसका तो माई बाप यही है, सारा कुछ जो है उसका तो एक एजेंट है, हाँ भाई ये करना है या ये, और ये कोई एजेंट, तो गवर्नर इसी को देगा, इसमें कोई डाउट आपको हो जाना चाहिए। इसकी एज हो गई। बाकी तो इनकी क्वालिफिकेशन, दो तीन क्वालिफिकेशन और हैं जो ये रहती है कि सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत का नागरिक होना बनने के लिए जो उसकी क्वालिफिकेशन है, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, एज 35 ईयर मैंने लिखी दी है, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए। ये सब पूछेंगे नहीं, नॉर्मल अगर पूछा जाएगा तो हाँ नागरिकता वाला जरूर पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति में दूसरे देश का नागरिक, यानी कि कोई दूसरे देश का है और यहाँ आके नागरिकता ले ले, वो यहाँ पे राष्ट्रपति बन सकता है। कहीं कहीं देशों में ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इतना डीपली आगे पूछेंगे नहीं, बस भारत का नागरिक होना चाहिए, प्रेजेंटली होना चाहिए, पहले किसी देश का था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नर के लिए भी सेम जो मैंने बताया भाई, सिटीजन ऑफ इंडिया और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये एज होनी चाहिए, और ये सेम की सेम चीजें गवर्नर के लिए लागू होती है। अब इसमें जो इनमें जो राष्ट्रपति और गवर्नर में जो क्वेश्चन पूछने के लिए रहेगा कि पार्लियामेंट वाला मैंने आपको बता दिया। एक और चीज इसमें आप देख लो कि जो गवर्नर के प्रोस्पेक्टस है ना, कि जितने भी नियम बनेंगे, कोई भी रूल्स बिल्स जो बनेंगे ना पार्लियामेंट, जैसे इन्होंने जो नियम बना के इनके पास भेजे, तो प्रेसिडेंट का ठप्पा लग गया, नियम बन गया। प्रेसिडेंट का ठप्पा नहीं लगा तो नियम नहीं बना, मतलब देना तो उसको पड़ता ही है, लेकिन कानून में ये है। तो उसी तरह गवर्नर के पास जब कोई भी नियम आएगा ना, तो वो उस पर ठप्पा लगा तो बना, और नहीं लगा, हालांकि नहीं तो कर नहीं सकता, लेकिन नहीं लगा तो हाँ ये मना कर सकता है, क्योंकि इसके ऊपर इसका पावर है। दूसरी चीज, इसके पास एक ऑप्शन और होता है कि ये उसको कोई डाउट हो गया, ये बनाऊं कि नहीं बनाऊं, यार मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है कि इस नियम में कुछ गड़बड़ है, तो एक काम करो, इस खुद की हिम्मत होती नहीं, एक काम करो, इसको ये राष्ट्रपति को भेज देता है, क्या आप निर्णय लो, बात खत्म, आपके साइन होंगे तो कोई बोलेगा नहीं। तो इसके पास तो दो ही ऑप्शन है, नियम आया ठप्पा लगा दो, नहीं लगाओ, या अपने पास इसको होल्ड रख लो, यार मैं कुछ नहीं कर रहा उस पर। इसके पास एक और ऑप्शन है, ये दो तो है, ठप्पा लगाओ नहीं लगाओ, अपने पास एक ऑप्शन है, राष्ट्रपति को भेज दो कि यार आप डिसाइड करो कि ये ठीक है कि मुझे इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है, इस टाइप से ये वहां पे भेज सकता है। तो ये आपने जो पढ़ी अभी राष्ट्रपति और गवर्नर, मैंने गवर्नर आपको साथ ही पढ़ा दिया, जो कि ये जो अभी हमें ओवरऑल जो हमने पढ़ा है वो पार्लियामेंट यानी संसद के 3 भाग, उनके बारे में पढ़ा है। इसमें एक इंपॉर्टेंट और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जो हमने लोकसभा पढ़ी थी ना, लोकसभा, उसका हमने एक अध्यक्ष सुना था, स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष, है ना। इसकी भी थोड़ी सी महत्व है, 2-3 चीजें इसमें काफी महत्वपूर्ण है, जो इससे संबंधित क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं, जो मेन है। ये जो स्पीकर बनेगा, इसके क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, वो थोड़ा ज्यादा डीपली हो जाएगा, आपके इसमें आएगा नहीं। जो आने वाले जो क्वेश्चन आने की जो संभावना है, इसकी जो पावर्स है, मेनली इसका होता है पावर, तो इसकी पावर क्या क्या है, वो 2-3 पावर में, बाकी तो नहीं आएंगे। मेन जो 3 पावर है, एक होता है जॉइंट सिटिंग, और एक होता है इसमें कास्केडिंग बोर्ड, एक होता है मनी बिल। देख लेना, इसमें कोई भी कानून बना उसको हम इसमें जो बोलते हैं बिल बोलते हैं। जो अब जो मैं कानून की बात कर रहा हूं, अगर किसी को कोई कानून बनाना तो पहले ये एक बिल पेश करेंगे कि खाका बना के कि ये चीज हम करना चाहते हैं, लोकसभा राज्यसभा।
तो जैसे लोकसभा की लोकसभा की बात हो रही, लोकसभा में कोई आया, किसी ने, कोई मंत्री ने प्रस्ताव दिया कि मिले, तो जब लोकसभा पास कर देगी और राज्यसभा पास कर देगी, तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, उसने पास किया, कानून बन गया। ठीक, फॉर एग्जाम्पल के लिए लोकसभा ने पास कर दिया और राज्यसभा ने पास नहीं किया, तो क्या किया जाए, बनाया नहीं बनाया, तो उसके लिए क्या करेंगे, दोनों की एक साथ ज्वाइंट सीटिंग हो जाएगी, दोनों की एक साथ मीटिंग, बोला तुम दोनों आओ, आओ, राष्ट्रपति बुलाएगा, राष्ट्रपति नहीं आएगा, ये रहेगा, दोनों को बुलाएगा, एक साथ आओ और मीटिंग करो और अब वोट करो कौन ज्यादा दे रहा है, यानी कि एक साथ बुला के वोट कर देंगे, यानी कि ज्वाइंट सीटिंग होगी। तो ज्वाइंट सीटिंग जब होगी, अब अध्यक्ष ये लोकसभा का अध्यक्ष ये है, राज्यसभा का वाइस प्रेसिडेंट है, उस ज्वाइंट सीटिंग की अध्यक्षता ये करेगा। अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो आपके एग्जाम में इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, कास्ट कटिंग वोट। कास्ट कटिंग वोट यानी कि ये है कि अगर ज्वाइंट सीटिंग में या लोकसभा में वोट टाई हो जाता है, बराबर हो जाते हैं, तो इसके पास एक एक्स्ट्रा वोट देने का पावर रहेगा कि ठीक है, अगर बराबर हो गया तो अब जिसको मैं चाहूंगा वो होगा। अगर कानून में बराबर वोट दे दिए तो मैं चाहूंगा यस पास हो जाएगा, मैं चाहूंगा नो फेल हो जाएगा, तो इसके पास ये पावर आता है। अगर टाई की स्थिति आती है तो ये उसमें कर सकता है। और मनी बिल, एक मनी बिल करके, चलो ये छोड़ दो, मनी बिल करके था, उसका रीजन इसके पास होता है कि मनी बिल है या नहीं है, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेन चीज वो दोनों रख देना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो हमने बात की है वो सारी की सारी बात इस विधायिका को की, यानी कि लेजिस्लेचर। ठीक, अब तक शायद आपको समझ में आ गया होगा कि लेजिस्लेचर जो है, विधायिका, वो लोग जो कानून बनाते हैं, वो लोग कहाँ बैठते हैं, संसद में। संसद के दो बिल्डिंग से, ऊपर नीचे, नीचे वाले में लोकसभा, ऊपर में राज्यसभा। तो इसके अंदर जो लोग बैठते हैं, इनके बारे में मैंने सारी कहानी पढ़ी, शायद आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। अब दूसरी, ये इन्होंने कानून बना दिया, अब उस कानून को लागू कौन करेगी, कार्यपालिका। कार्यपालिका कौन है, ठीक, इसमें क्या रहेगा, जो लोकसभा थी, ये है राज्यसभा, इसमें मेंबर आए 550, इसमें मेंबर आए 250, इसमें ज्यादातर मेंबर मान लो बीजेपी के है, इसमें भी जिसके भी रहे, इसमें मान लो ज्यादातर मेंबर बीजेपी के रहेंगे, तो उनको ये अपने प्रधानमंत्री चुनेंगे, स्पीकर भी अपना चुनेंगे, पीएम बीजेपी का बन गया। ठीक है, अब जो इसमें ज्यादा मेंबर आएंगे वो पार्टी, ये इन्हीं मेंबरों में से ये बन जाएंगे, जिन्हें हम बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, या जिन्हें बोलते हैं मंत्री परिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसमें पीएम उनका हेड रहेगा और उसके नीचे सारे मंत्री रहेंगे, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, जितने भी मिनिस्टर, डिफेंस, फाइनेंस, एटॉमिक एनर्जी, जितने भी हैं, राजनाथ सिंह वगैरह, वो सारे के सारे ये कार्यपालिका में, यहाँ इन्हीं में से, ये 550 है, इन्हीं में से कुछ मेंबर को यहाँ आना है। वो कुछ कौन आएंगे, जिसकी सरकार बनी है, जो जीती है, इन्हीं में से कुछ मेंबर यहाँ आ जाएंगे। इसके लिए कार्यपालिका के ये लोग जो यहाँ आके उन जो नियम यहाँ ये दोनों मिलकर बनाएंगे। राहुल गांधी भी इसका सदस्य है लोकसभा का, जब नियम बनाएगा तो उसका भी, राहुल का भी यहाँ योगदान है, लेकिन लागू करने में राहुल का नहीं है। क्यों, क्योंकि राहुल यहाँ नहीं आया, यहाँ तो वो है जिसकी पार्टी जीती है। ये डिफरेंस याद रखना। हमारे देश में विधायिका, लेजिस्लेचर और कार्यपालिका एक नहीं है। लेजिस्लेचर के ही जो सरकार बनती है, वो कार्यपालिका में जो मिनिस्टर्स आए हैं, हाँ, ये दोनों जगह रहते हैं, ये इधर भी हैं, ये इधर भी हैं। जब वोट देना होगा तो यहाँ बैठेंगे और लागू करना होगा तो यहाँ भी है, कार्यपालिका में भी। ठीक है, तो कार्यपालिका में लोग, और यहाँ से दोनों से है, ऐसा नहीं है मैक्सिमम आते यही से, चाहे तो यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी इसमें ले सकते हैं, दोनों हाउसों से। ऐसा कानून में लिखा है कि दोनों, लेकिन होते ज्यादातर यही से। तो इन्हीं 550 में से कुछ मेंबर जिसकी पार्टी है, वो यहाँ मिनिस्टर्स बनेंगे और वो लोग क्या करेंगे, देश को आगे, मतलब कानूनों को लागू करेंगे। अब ये मिनिस्टर, इनको कौन बनाएगा, कौन नॉमिनेट करेगा, तो उसका आंसर है राष्ट्रपति, जो हम उसमें पढ़ रहे थे ना, पीएम और गवर्नर में। ये मैं यहाँ आपको इसलिए बताना चाहता बाद में। सेम यही चीज अप्लाई होती है स्टेट्स में, राज्यों में। सेम राज्यों में भी जो विधायिका से ही कुछ लोग ऐसे अलग से जाएंगे, जो मुख्यमंत्री बनेगा, उसके नीचे मंत्री बनेंगे और वो उन कार्यों को लागू करेंगे। और उन्हें अपॉइंट कौन करेगा, गवर्नर। इन्हें अपॉइंट प्रेसिडेंट करेगा, तो उन्हें गवर्नर करेगा। अपॉइंट प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन प्रेसिडेंट के हाथ में ऐसा नहीं कि जिसको जीता है, जिसकी पार्टी जीतेगी उसी को। तो यहां देख सकते हो, प्रेसिडेंट में पीएम को अपॉइंट करता है, सारे के सारे मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है, और गवर्नर सीएम को करता है और मिनिस्टर करता है। लेकिन इन मिनिस्टर को जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, वो पीएम की सलाह पे करता है कि पहले ये मिनिस्टर बोलेंगे कि हमारी ये पार्टी जीत गई है और हम इसे अपना लीडर बना रहे हैं,
तो प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के हाथ में कोई ज़्यादा कुछ है नहीं पावर कि हाँ ये पार्टी जीत गई है, ये इसे लीडर बना रहे हैं, तो बनाना पड़ेगा, कोई डाउट नहीं है। इसको बना दिया, जैसे ये लीडर बना, बोला अब मैं लीडर हूँ, अब मैं जिसको बोलूँगा उसको मंत्री बनाओ, तो बोलेगा तो ये, लेकिन बनाएगा प्रेसिडेंट। सेम चीज़ यहाँ अप्लाई, कोई पार्टी जीत गई, ये लोग जाएंगे गवर्नर के पास, भैया ये हमारा सीएम है, हमारी पार्टी का लीडर है, तो सीएम बनाओ। जैसे सीएम बनाया, ये बोलेगा ठीक है भैया अब मैं इनका लीडर हूँ, इसको पद दे, तो गवर्नर इसको देगा। देगा कौन? गवर्नर। सलाह किसकी? यहाँ सीएम की, यहाँ प्रेसिडेंट की। यानी एग्जीक्यूटिव में यही लोग हैं जो यहाँ से उठके यहाँ आगे, जिनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। वेरी सिंपल, इन सभी को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। सलाह में करता है ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, करता है इनको अपॉइंट प्रेसिडेंट ही। इसके साथ बाकी कई चीजों को भी प्रेसिडेंट और भी अपॉइंट करता है, कैग को करता है, वो सारी चीजें धीरे धीरे हम आगे पढ़ेंगे और आपके जो इंपोर्टेंट है वही बताऊंगा। अब ये लोग ही यहाँ काम, इनके साथ इनके नीचे फिर डिपार्टमेंट रहते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, जो हमारे आईएएस, फिर आरएएस, उसके नीचे जो छोटे मोटे तहसीलदार, उसके नीचे फिर जो बाबू ग्रह, जो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, वो सारे के सारे सरकारी कर्मचारी इन्हीं के अंडर, इसीलिए इनके हेड ये, इसीलिए मंत्रियों को होता है ना, मंत्रियों की मानो मंत्रियों को। राहुल गांधी कौन मानेगा? राहुल गांधी यहाँ नियम बनाने के लिए बैठा है, नियम लागू तो इनको करना है, तो राहुल गांधी की कौन मानेगा? कोई नहीं मानेगा। जो यहाँ बैठे हैं एग्जीक्यूटिव में, उनकी मानेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से लोग बैठ के यहाँ कार्य करेंगे, इन्होंने इसको लागू किया। तो कुल मिला के ये चीजें जो रही, इसमें जो पीएम है, इन चीजों को हम अभी और आगे डिटेल में देखेंगे। अभी तक आपके लिए ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जो विधायिका, जो लेजिस्लेचर है, और जो एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका विधायिका है, वो उनमें जो कंफ्यूजन, काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि यार ये प्रधानमंत्री तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यार ऐसे कैसे? तो ये ऐसे है कि यहाँ तो ये है ही 550 में, यहाँ ये और राहुल गांधी की वैल्यू बराबर ही है। यहाँ कोई प्रधानमंत्री की एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं है, वहां पे उसका एक ही वोट है, वो एक ही वोट देगा, बस एक्स्ट्रा वैल्यू है तो इसके अध्यक्ष की अगर टाई हो जाएगा वो भी, तो बाकी उसको यहाँ आगे बैठे हैं, तो यहाँ तो सब इन्हीं को चलाना, क्योंकि यहाँ निर्णय थोड़ी लेने हैं, तो वोटिंग होगी, जो निर्णय यहाँ हो चुके हैं उन्हें लागू करने हैं, लागू करने का उन्हें अधिकार है, क्योंकि वो जीत के आए। अब तीसरी चीज हम पढ़ेंगे, न्यायपालिका। अब ये तो थोड़ा सा इन दोनों में मिक्सर था कि प्रधानमंत्री लोकसभा से ही वहीं से उठ के यहाँ आ गए, है ना, कि वहीं से बने थे पार्टी, वहां से उठ के यहाँ आ गई। अब जो हम बात करेंगे न्यायपालिका की, आज हम न्यायपालिका को खत्म ही कर देंगे, और अगले मैं टोटल 2 वीडियो बनाऊंगा, ये पहला है और उसके बाद अगला दूसरा और वीडियो बनाऊंगा। ये पहला वीडियो में आज हम यहाँ पे न्यायपालिका को खत्म करके इसे पॉज दे देंगे, और अगले वीडियो में हम इससे आगे बढ़ेंगे। तो आज हम न्यायपालिका को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। मेरी हिंदी वीक है और मेरा मीडियम हिंदी नहीं है, तो जो भी पालिका में ली छोटा होगा, बड़ा होगा, राइटिंग ऐसी होगी, ये सब चीजें माइंड मत करना, सिंपल से अपने हिसाब से इंग्लिश में इसको आप जुडिशरी लिख देना। न्यायपालिका में इन्होंने क्या किया, इन जो चीजें थी ना, उनका मिक्सअप वाला वो सारा कथन ही खत्म कर दिया, इसको पूरा का पूरा सिस्टम ही अलग कर दिया। ना इसमें चुनाव होगा, ना इसका कोई मतलब उन चीजों से कोई लेना नहीं, इसका पूरा डिपार्टमेंट ही अलग बना दिया। बोलो भाई हम सब काम अपने हिसाब से करेंगे, क्यों? उनके हिसाब से करेंगे तो उनका इन्फ्लुएंस रहेगा, सही से निर्णय नहीं हो पाएंगे, निष्पक्ष निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो न्यायपालिका हमने क्या किया, जैसे ये देश है, नक्शा अगर सही नहीं बने, तो मैं इतना अच्छा पेंटर हूं नहीं, ठीक है, तो जैसा तैसा बना है, ये नीचे से थोड़ा तना वो नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, एक पूरे देश के लिए बना दिया सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, अपेक्स कोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा उसके नीचे सभी राज्यों में जो जो उसमें राज्य थे उनके लिए बना दिए हाई कोर्ट। ये 25 है, ये संख्या याद रखनी है। इसके जज 33 प्लस 1 34 है, ये याद रखने हैं। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, मुख्य बेंच ये याद रखनी है, ठीक है। जो जो चीजें याद रखनी है आपको बता दूंगा। ये 25 कहाँ कहाँ है याद रखने की जरूरत नहीं है, राजस्थान में कहाँ है, जोधपुर में, याद रख लेना। बाकी कौन कहाँ है उससे आपको पंचायत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 33 प्लस 1 याद रहे तो वेल एंड गुड, 34 जज याद रहे तो और भी बढ़िया, नहीं भी रहे तो आने के चांस बहुत कम है, लेकिन फिर भी याद कर लेना 34 जज। नॉर्मल से राजस्थान में 33 जिले हैं, सिंपल सी चीज, राजस्थान में कितने जिले हैं? 33, एक चार उनका अध्यक्ष रहेगा, इसी जेल वाला 33 प्लस 1 34। दिल्ली में तो सिंपल चीज है, सारी की सारी सरकार दिल्ली बैठी है, आपको पता ही, दिल्ली में, राजस्थान में जोधपुर में 25 इसके, और इसके नीचे फिर हमने बनाए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे भी सबऑर्डिनेट कोर्ट है, म्युनिसिपल कोर्ट, और वो सब इसका एक अलग पूरा पूरा चैनल है, ठीक। तो ये हमने बनाए हैं सुप्रीम कोर्ट अलग अलग। ये जो है पूरे देश के निर्णयों, देश की जो समस्याएं हैं उनका निर्णय लेगा, ये राज्यों में लेगा, ये जिले में, ये वहां लेगा। लेकिन इनके अंदर क्वेश्चन क्या आता है, ये थोड़ी क्वेश्चन है कि इसके नीचे कौन है, इसके ऊपर कौन है, ये आपको कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन क्या पूछेंगे? क्वेश्चन ये पूछेंगे जो न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसको अपॉइंट कौन करता है।
तो अगर आपको किसी भी सेंटर के लेवल में अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन आए और डाउट हो या आपको नहीं पता हो, तो सीधा तुक्का मार देना, दो ही ऑप्शन है, प्रेसिडेंट और गवर्नर। अगर राज्य में हो तो गवर्नर, देश में हो तो प्रेसिडेंट, सोचना ही नहीं है। अगर कोई अपॉइंट करता है तो प्रेसिडेंट, स्टेट में करता है तो गवर्नर, बहुत सिंपल, इसमें आपको ज्यादा सोचना ही नहीं। तो ये तो क्वेश्चन आपको वैसे ही याद हो गया। यूपीसी के चेयरमैन को कौन करता है, जो मतलब ये आरपीसी को कौन करता है, गवर्नर। यूपीसी कौन करता है, राष्ट्रपति। सीजीआई कौन करेगा, राष्ट्रपति। लेकिन जो डाउट वाला क्वेश्चन है, जो आपको याद रखना है अपॉइंटमेंट से संबंधित कि किसको कौन अपॉइंट करता है, उसमें जो याद रखने का क्वेश्चन है वो ये है कि जो हाई कोर्ट का जज है उसको अपॉइंट कौन करेगा, राष्ट्रपति। आप सोचोगे कि यार सुप्रीम कोर्ट के जज को राष्ट्रपति कर रहा है तो हाई कोर्ट के जज को गवर्नर करना चाहिए, नहीं, इसके जज को राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। क्योंकि जितने भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सभी के जजों को राष्ट्रपति ही अपॉइंट करता है। बस सिंपल सी चीज है इसमें। क्योंकि बाकी सभी अपॉइंटमेंट स्टेट और आप सेंटर में ले सकते हो कि अगर राज्य में है तो गवर्नर करेगा और देश में है तो राष्ट्रपति करेगा। लेकिन इस मामले में आपको विशेष ध्यान रखना है कि हाई कोर्ट, जो कोर्ट जुडिशरी पूरा अलग सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर जो इन दोनों के जजों को अपॉइंट करता है वो प्रेसिडेंट है। और हटाता कौन है, तो हटाने का इसमें कोई ऐसे जिसका जी चाहे हटा नहीं सकता इनको, क्योंकि इनको बहुत पावर दी गई है। तो इनको हटाने के लिए वही पार्लियामेंट के अंदर जैसे बिल है वैसे इनके लिए प्रावधान जाता है, फिर उसमें वोटिंग होती है, 1/3 स्पेशल मेजोरिटी, वो सब आपके लिए नहीं आएगा। आपके लिए क्वेश्चन बनेगा तो अपॉइंटमेंट का बनेगा कि अपॉइंट कौन करता है, कौन करता है, तो राष्ट्रपति, दोनों को। इसमें गवर्नर का इसमें कोई रोल नहीं है। रोल इसमें है, एक कमेटी बनती है, लेकिन अपॉइंट प्रधान करता है, वो एक अलग रोल है, आपको उसमें पता नहीं। मेन चीज ये, इन दोनों के जजों को अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। क्वेश्चन अगर इसमें से आएगा तो आपके लिए ये आएगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपॉइंटमेंट जजों से संबंधित। जज कितने हैं वो मैंने आपको बता दी। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए या तो आप कहीं 5 साल के लिए जज रहे हो, किसी भी हाई कोर्ट के 5 साल के, जैसे कोई हाई कोर्ट में 5 साल तक जज रहा है तो वो क्वालिफाई सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, ठीक है, इन 33+1 में से। या फिर आपने कहीं 10 साल के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वकालत की हो। ये दो कंडीशन है अगर आपको सुप्रीम कोर्ट, जो आपको एग्जाम में आएगी बनने के लिए। सेम अगर आपको हाई कोर्ट में बनना है तो इसमें दो है, आपने 10 साल के लिए कोई जुडिशियल ऑफिस, कोई भी जुडिशियल ऑफिस इक्विवेलेंट हो वो रखी हो, या फिर आपने 10 साल के लिए कहीं पे आप जज रहे हो तो वो हाई कोर्ट के लिए। ये आएगा नहीं आपके लिए जनरली, मैंने आपको ऐसे बता दिया। ये क्वेश्चन आपके इसमें आने के चांस काफी कम है। जो इसमें चांस है वो यही अपॉइंटमेंट वाला जो बताया था, गवर्नर और प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट ही करता दोनों के जजों को, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। जजों को हटाते कैसे हैं, तो उसके लिए पार्लियामेंट में दोनों का ही प्रोसेस पार्लियामेंट में ही है। इसका जो संबंध है ना वो स्टेट से कहीं नहीं है, इसका जो संबंध है वो स्टेट से कहीं नहीं है, ठीक है। इनके अलग अलग, हाँ बस स्टेट्स, इनको एरिया बांटा गया कि तुम यार इस राज्य में ये चीजें देखो, तुम पूरे देश के लिए देखो, तुम जिले में देखो, तुम अलग अलग पंचायतों में देखो, ऐसे करके एरिया वाइज इनको अपनी सुविधा के अनुसार, ना कि अलग अलग बांट के। है सारा एक ही। अगर ये निर्णय लेगा ना तो ये भी नोट करेगा, ये भी नोट करेगा, ये सारे इनके लिए नियम कानून किताब सब एक ही है। बस ऐसा नहीं है कि तुम राजस्थान में हो यार तुमने काम कर महाराष्ट्र में लिख दो, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ एक ही है। बस सुविधा अनुसार काम की मैनेजमेंट के लिए इनको अलग अलग बनाया गया है, बाकी इसमें कोई विशेष उनके लिए है नहीं। अब दूसरी चीज इसमें आती है कि ये जो है इनमें, ये तो आपको मैंने बता दिया कि कैसे कैसे ये रहेगा, कौन कौन इसका जज रहेगा। अब इनके आते हैं पावर्स, जो ये कैसे कैसे क्या क्या निर्णय लेंगे। तो सुप्रीम को इनके 3 टाइप की पावर होते हैं। इनके 3 टाइप के पावर होते हैं, ओरिजिनल। अब हिंदी मीडियम वाले के साथ इसको वास्तविक कहते हैं। अपनी बुक में ये सब चीजें अपनी बुक में थोड़ा देख लेना। ओरिजिनल, अपील्स, अपीलाइट बोलते हैं, रिट, ठीक है। ये इसके साथ और भी रहते हैं, 5-6 टाइप के इसमें पावर रहते हैं, उतना सा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेन जो है वो ये चीजें जो आपको इसमें ध्यान में रखनी है। ओरिजिनल मतलब जो चीजें ऑटो मतलब सीधी इनके पास आएगी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और नीचे जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके नीचे सुप्रीम कोर्ट। ओरिजिनल मतलब सीधी, जैसे अगर कोई 2 राज्यों के भी विवाद है, कोई हाई कोर्ट उसको हैंडल नहीं करेगा, सीधी कहां जाएगी, सुप्रीम कोर्ट। 2 राज्यों का आपस में विवाद है, एक राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई विवाद है, सीधा यहां जाएगा। तो इसमें ओरिजिनल में कौन सी चीजें जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगी, किन मैटर्स पे, वो इसके पावर्स हैं कि ये इन मैटर्स पे डायरेक्ट सुनवाई करेगा तो अगर यही करेगा।
अगर हमारे देश का किसी छोटे मोटे राज्य से जमीन पे बाउंड्री का कोई भी जो भी विवाद होगा वो सारे के सारे ये करेगा। हाई कोर्ट का ओरिजिनल क्या है, उस राज्य के अंदर जो भी होंगे, उस राज्य के जो इलेक्शंस वगैरह होंगे, ठीक है, उन सब चीजों का कौन करेगा, एमएलए एमपी के इलेक्शंस। वो डायरेक्ट अगर आपको एमएलए इलेक्शन से संबंधित है तो डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हो। नीचे वाले जो है इनमें आप सीधे जैसे कोई जो भी नीचे रहते हैं, किसी की लड़ाई झगड़ा क्रिमिनल सिविल जो भी वो नीचे से, अब आपके मान लो किसी से झगड़ा हो गया, अब सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। कहने का मतलब ये है वो केस जिनमें आप डायरेक्ट जा सकते हैं। अगर मेरा किसी से झगड़ा हो गया तो मैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाकर नहीं बोलूंगा कि मेरा से झगड़ा हो गया, पहले मुझे जो भी एक फॉलो करना पड़ेगा कि पहले जो मेरे पास डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहेगा, फिर वो अगर मैं वहां से संतुष्ट नहीं हूं तो फिर मैं यहाँ अपील करूंगा। ये आ गया अपील। अपील क्या है कि ऊपर कर सकते हैं, अगर हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं है तो इसमें जा सकते हैं, यानी कि दूसरा पहला तो सुनता ही है, प्लस अपील अपने से नीचे वाले की अगर कोई संतुष्ट नहीं है तो जो अपील आएगी वो ही सुनेगा। और तीसरा रिट। रिट इशू होती है, रिट जो आप वाली रिट जो आप लिख रहे हैं ये वो रिट है जो फंडामेंटल हमारे जो मूलभूत अधिकार अगर उनका कोई हनन करता है तब आप डायरेक्ट यहां जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट। जो 6 मूलभूत अधिकार है वो आप याद करके आना, अगले वीडियो में आपको थोड़ा बताएंगे जो उसमें मेन चीजें रहेगी। तो जो उन अधिकारों का हनन करेगा उसके लिए हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका सुप्रीम कोर्ट के बारे में एक छोटा मोटा ओवरव्यू। जो इसमें याद करने की चीजें थी जो मुझे लगा मोटे तौर पे वो एक ही था कि हाई कोर्ट के जज को कौन नियुक्त करता है, हटाता तो उसके लिए एक अलग से प्रोसीजर है इम्पीचमेंट करके, उसके थ्रू हटेगा वरना तो वो हटेगा नहीं। तो इसके अलावा जो टॉपिक्स बचे हैं वो हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे और आई थिंक आपको समझ में आया होगा। बाकी आप चीज़ें अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख देना। धन्यवाद।